अस्सलाम वालेकुम। मैंने इस चैनल की पहली वीडियो में जदीद साइंटिफिक नॉलेज की रोशनी में ये समझाने की कोशिश की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज किस कदर नाकाबिल यकीन हद तक तवील था। लेकिन ये सवाल अभी भी बाकी है कि क्या जदीद साइंस में सफ़र मेराज की साइंटिफिक लॉजिक मौजूद भी है या नहीं। आपको ये सुनकर यकीनन हैरत होगी कि आज का इंसान उन प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम एंड स्पेस यानी ज़मान व मकान के वो उसूल जान चुका है जो सफ़र मेराज में इस्तेमाल हुए। आज की इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो में हम ब्लैक होल्स, वर्म होल्स, टाइम वॉर्पिंग और टाइम ट्रैवल एंड डायलेशन के लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स की रोशनी में वाक़या मेराज को समझने की कोशिश करेंगे, जिसको मैंने कस्टम ग्राफिक्स की मदद से इंतहाई आसान अंदाज में बनाया है ताकि आप ना सिर्फ इस वीडियो को एंजॉय करें बल्कि इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसानी से समझ भी पाएँ। अगर अल्लाह चाहे तो तमाम कवानीन कुदरत को तोड़कर कोई भी मौजज़ा कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत नंबर 80 में अपना एक ऐसा उसूल बयान किया है जिसमें इंसान को बताया गया है कि अल्लाह कभी अपने प्रिंसिपल्स और वादों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करता। गोया इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के तमाम मौजज़ात भी किसी न किसी कवानीन खुदाई यानी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर के मुताबिक ही अमल में लाए जाते हैं। ये और बात कि इंसान की नाक़िस अक़ल और महदूद इल्म उसका अहाता न कर पाए और हम समझें कि चूँकि ये एक मौजज़ा था इसलिए तमाम कवानीन कुदरत को तोड़ दिया गया होगा, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं होता। सफ़र मेराज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी कायनात का एक ऐसा सफ़र था जिसे अल्लाह ने पल भर में तय करवा दिया। इसको जदीद साइंस की रोशनी में मुमकिन बनाने के लिए हमें 3 काम करने होंगे। नंबर 1, स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज़ रफ्तार से सफ़र करने का कोई तरीका निकालना होगा। नंबर 2, कायनात की एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए आसमान में शॉर्टकट रास्ते ढूंढने होंगे ताकि अरबों खरबों किलोमीटर्स के ये फासले महज चंद लम्हात में तय किए जा सकें। और नंबर 3, अपने आसमान से निकलकर बाकी 6 आसमानों में दाखिल होने का कोई तरीका निकालना होगा, क्योंकि हमारी नोन यूनिवर्स तो सिर्फ पहले आसमान पर ही मुश्तमिल है। ये तो एक यकीनी अमर है कि सफ़र मेराज में अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्पीड ऑफ लाइट से भी लाखों करोड़ों गुना तेज़ी से ट्रैवल करवाया। चलिए देखते हैं कि लेटेस्ट रिसर्च स्पीड ऑफ लाइट के इस बैरियर को क्रॉस करने में हमारी क्या रहनुमाई करती है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक कोई भी चीज़ स्पेस में रोशनी की रफ्तार से तेज़ी से ट्रैवल नहीं कर सकती, जबकि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि अब तक की नोन यूनिवर्स का साइज़ ही 132 अरब 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 किलोमीटर्स है, जिसको अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से भी तय करने की कोशिश करें तो इसके लिए हमें 14 करोड़ अरब 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 साल दरकार होंगे, जबकि कायनात का कुल साइज़ तो इससे भी खरबों 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 गुना बड़ा है। तो गोया अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफ़र करें भी तो हम कभी भी इस कायनात की हदों के करीब भी ना जा पाएंगे। इसलिए सफ़र मेराज को समझने के लिए हमें कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे हम स्पीड ऑफ लाइट से भी लाखों गुना तेज़ रफ्तारी से ट्रैवल कर सकें। आपको ये सुनकर शायद हैरत होगी कि इंसान ने इसका तोड़ भी निकाल लिया है, मगर वो कैसे? असल में कोई भी चीज़ स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन स्पेस खुद स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना तेज़ ट्रैवल कर सकती है। और हमारी कायनात की स्पेस तो पहले से स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना तेज़ी से फैल रही है। यानी अगर हम कोई ऐसा तरीका निकाल लें कि हम स्पेस की जिस लोकेशन में मौजूद हैं उसको रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ी से मूव करना शुरू कर दें तो हम खुद तो साकित ही होंगे, लेकिन हमारी स्पेस हमें स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना तेज़ी से साथ लेकर जा रही होगी। और यूं हम बग़ैर लॉज ऑफ फिज़िक्स को तोड़े स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज़ रफ्तारी से ट्रैवल कर पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एयरक्राफ्ट में ख़ुद तो साकित बैठे होते हैं, लेकिन वो एयरक्राफ्ट सैकड़ों किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जा रहा होता है। इस मकसद के लिए मिगुएल अल्कबेर नामी एक मैक्सिकन साइंटिस्ट ने वार्प ड्राइव का एक कॉन्सेप्ट दिया है। वार्प का मतलब किसी चीज़ को बेंड करना होता है, तो वार्प ड्राइव एक ऐसी ड्राइव है जो स्पेस को ही बेंड कर देती है। इस काम के लिए वार्प ड्राइव अपने आगे और पीछे की स्पेस को कुछ इस तरह बेंड करती है कि हमारे फैब्रिक ऑफ स्पेस एक वेव की शक्ल इख्तियार कर लेती है और हमारी वार्प ड्राइव उस वेव के ऊपर राइड करके स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज़ी से ट्रैवल कर सकती है, जैसे कि सर्फर्स समंदर की वेव्स के ऊपर राइड करते हैं। अब ये वार्प ड्राइव कैसे बनेगी? अगरचे ये एक इलाहिदा टॉपिक है जिस पर बहुत सी थ्योरीज मौजूद है, लेकिन मुख्तसरन ये कि इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा जा रहा है।
यहाँ ये बताना मकसूद था कि स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना तेज़ी से ट्रैवल कर पाना इम्पॉसिबल चीज़ नहीं बल्कि मुमकिन है, और वो भी आज की साइंटिफिक रिसर्च की रोशनी में। तो गोया अगर हम वार्प ड्राइव के ही कॉन्सेप्ट को ले लें तो हम ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि बुराक ने भी इसी वार्प ड्राइव के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए स्पीड ऑफ लाइट से करोड़ों गुना तेज़ी से ट्रैवल किया होगा। यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से करोड़ों गुना तेज़ी से ट्रैवल कर भी लें तो भी हमें इस कायनात के सफ़र करने के लिए खरबों खरबों साल दरकार होंगे। तो इस मसले का हल कैसे निकाला जाए? तो इस मसले को हल करने के लिए मॉडर्न साइंस हमें वर्म होल का कॉन्सेप्ट देती है। वर्म होल असल में साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक कायनात में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मौजूद शॉर्टकट्स हैं जो खरबों खरबों किलोमीटर्स के फासले महज चंद लम्हात में तय करवा देते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक कोई भी मैस असल में फैब्रिक ऑफ स्पेस को बेंड कर देता है, जिसे स्पेस वार्पिंग कहते हैं। ये मैस जितना बड़ा होगा फैब्रिक ऑफ स्पेस उतना ही ज़्यादा बेंड होगा। आप तो जानते होंगे कि ब्लैक होल्स इस कायनात की सबसे मैसिव बॉडी होती हैं जिनमें पूरे सूरज का मादा सिकुड़ कर बस एक पॉइंट में जमा हो जाता है। इसलिए इस ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स या कशिश शकल इनफाइनाइट या लामहदूद होती है, इतनी ज़्यादा कि रोशनी भी इससे बचकर नहीं जा सकती। ये ब्लैक होल्स फैब्रिक ऑफ स्पेस को इस हद तक बेंड कर देते हैं कि दो पॉइंट्स जो वैसे तो एक दूसरे से अरबों किलोमीटर्स के फासले पर होते हैं बेंड होकर बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस फिनोमेना को आसानी से समझने के लिए मैंने ये ग्राफिक्स तैयार किए हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइंस के मुताबिक ब्लैक होल्स में कोई चीज़ दाखिल तो हो सकती है लेकिन कभी उससे बाहर नहीं आ सकती। तो फिर इस टाइम ट्रैवल के लिए ब्लैक होल से बाहर कैसे आया जाएगा? कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज़ के मुताबिक ब्लैक होल्स के बिल्कुल ऑपोजिट बॉडीज़ वाइट होल्स भी इस कायनात में एग्जिस्ट करती हैं, जिनसे मादा बाहर तो आ सकता है लेकिन कोई चीज़ उनमें दाखिल नहीं हो सकती। और ये वाइट होल्स भी स्पेस के फैब्रिक को बेंड करते हैं। इन ब्लैक होल्स और वाइट होल्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाले जिस्म को साइंस में वर्म होल कहते हैं। वर्म होल का एक सिरा ब्लैक होल का जबकि दूसरा सिरा वाइट होल से बना होता है। जब कोई चीज़ ब्लैक होल वाले सिरे से वर्म होल में दाखिल होती है तो वो चीज़ पलक झपकने में वर्म होल के दूसरे सिरे यानी वाइट होल से बाहर निकल आती है। वर्म होल के ये दोनों सिरे यानी ब्लैक होल और वाइट होल क्वांटम एंटेंगलमेंट से जुड़े होते हैं, यानी कि वो आपस में कोई फिजिकल कनेक्शन तो नहीं रखते मगर इसके बावजूद एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए साइंटिफिकली ये ऐन मुमकिन है कि वर्म होल का एक सिरा तो हमारे सोलर सिस्टम में हो और दूसरा सिरा कायनात के किसी और कोने में खरबों खरबों किलोमीटर्स के फासले पर, यानी वो खरबों किलोमीटर्स जिनको अगर स्पीड ऑफ लाइट से भी लाखों गुना तेज़ी से ट्रैवल करने की कोशिश की जाती तो फिर भी अरबों साल लग जाते। इन वर्म होल्स ने पलक झपकने में तय करवा दिए। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 7 में इन वर्म होल्स की अल्लाह ने कुछ यूं कसम खाई है। इरशाद बारी ताला है, कसम है रास्तों वाले आसमान की। आप समझ सकते हैं कि इस कसम से मुराद कोई आम रास्ता ना होगा बल्कि कोई ऐसा ख़ास रास्ता होगा जिसकी हिकमत से इंसान का दिलो दिमाग अल्लाह की शान तख्लीकी से झूम उठे। और वर्म होल ऐसे ही ख़ास रास्ते हैं जो इंसानी अक्ल को चकरा देते हैं और इसीलिए इस डेफिनेशन पर पूरे उतरते हैं। तो कुछ बैद नहीं कि ये कसम हकीकत में वर्म होल्स के लिए ही खाई गई हो। पहले 2 सवालों के जवाब हासिल करने के बाद अब हम तीसरे सवाल की जानिब जाते हैं, यानी 7 आसमान से क्या मुराद है और इन आसमानों के बीच कैसे ट्रैवल किया जा सकता है। इस कायनात में हमें जो कुछ भी अब तक दिखाई देता है वो सब पहले आसमान का हिस्सा है, यानी ये टाइम एंड स्पेस, ये ज़मान व मकान जिसमें हम बसते हैं, ये सब पहले आसमान का हिस्सा है। साइंस अब इस कॉन्सेप्ट को समझ चुकी है कि टाइम एंड स्पेस कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं बल्कि इस कायनात के अलावा और भी बहुत सी कायनात हो सकती हैं जिसका अपना अलहदा से टाइम एंड स्पेस होगा और उस टाइम एंड स्पेस का हमारे आसमान के टाइम एंड स्पेस से कोई ताल्लुक होगा ही नहीं। साइंस इसके लिए पैरेलल यूनिवर्स की इस्तिलाह इस्तेमाल करती है जबकि कुरान इसके लिए आसमान की इस्तिलाह इस्तेमाल करता है। ये समझने में इंतहाई अजीब और मुश्किल सी बात लगती है लेकिन करीबन सभी लेटेस्ट टाइम एंड स्पेस की थ्योरीज इस बात को वैलिडेट करती हैं कि तख्लीक कायनात के वक्त हमारे यूनिवर्स के अलावा और भी बहुत सी पैरेलल यूनिवर्स वजूद में आईं, यानी आसमान सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत से हैं। अब सवाल यह है कि इन डिफरेंट टाइम एंड स्पेस में कैसे ट्रैवल किया जा सकता है, या यूँ कह लें कि एक आसमान से दूसरे आसमान तक सफ़र करने का कोई तरीका मौजूद भी है या नहीं। वाक़या मेराज की सही हदीस जो मैंने पिछली वीडियो में रेफ़र की थी
اس میں باقاعدہ تذکرہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے، تیسرے یا کسی بھی آسمان پر لے کر داخل ہوئے تو باقاعدہ آپ نے اس آسمان کے دروازے پر دستک دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آسمان پر پہنچنے کے لیے کوئی ایک ہی انٹرنس پوائنٹ یا داخلی راستہ ہے جہاں سے داخل ہوا جا سکتا ہے، اور سائنس کی اصطلاح میں یہ داخلی راستے آئنسٹائن روزن برج کہلاتے ہیں، جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان یا سائنس کی اصطلاح میں ایک یونیورس سے دوسرے یونیورس میں داخل ہونے کے راستے ہیں۔ ورم ہولز دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو یونیورس کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں، اور ایک وہ جو ایک یونیورس سے ہی دوسرے یونیورس میں ہمیں لے جائیں۔ چلیے اب میں آپ کو آئنسٹائن کی فیلڈ ایکویشن کی روشنی میں کی گئی لیٹسٹ ریسرچ سے یہ بتاؤں گا کہ ایک یونیورس سے دوسرے یونیورس کا یہ ٹریول کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس کائنات کے پاسٹ اور فیوچر کی مکمل ٹائم اینڈ سپیس کو ایک ڈائیگرام میں اسکیچ کریں تو آئنسٹائن فیلڈ ایکویشن کی روح سے جو ڈائیگرام ہمارے سامنے آتی ہے اسے پینروز ڈائیگرام کہتے ہیں۔ میں بہت ہی سمپل انداز میں اس ڈائیگرام کو ڈیفائن کروں گا جس سے ہمیں ٹائم اینڈ سپیس کی ڈیپینڈنسی کے بارے میں حیران کن باتیں پتہ چلیں گی۔ پینروز کے مطابق یہ ڈائمنڈ ہمارے یونیورس کا پہلا آسمان ہے، یعنی وہ آسمان جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس کے نیچے اس کائنات کا انفائنائٹ ماضی یا پاسٹ ہے، یعنی وہ ماضی جب اس کائنات کو وجود میں نہ لایا گیا تھا یا ابھی ٹائم اینڈ سپیس کو اللہ نے بنایا ہی نہ تھا۔ اس کا ٹاپ انفائنائٹ فیوچر یعنی قیامت کے بعد کا وہ لامتناہی سلسلہ جو کبھی نہ ختم ہوگا۔ اس کے رائٹ سائڈ وہ انفائنائٹ فاصلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتے، یعنی ایک لامتناہی کائنات، یہ بلیک ہول ہے۔ جبکہ یہ لائن اس بلیک ہول کی وہ سنگولیرٹی ہے جس میں جانے کے بعد تمام زمان و مکان ختم ہو جاتے ہیں اور انسانی وجود ایک لامتناہی سلسلے کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ لائن ہمارے لیے بلیک ہول اور ہمارے یونیورس کے بیچ موجود باؤنڈری ہے، جس کے بعد کوئی چیز بلیک ہول سے واپس نہیں آ سکتی۔ اسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ پینروز ڈائیگرام ہمیں یہ بتائے گی کہ ہم کس ڈائریکشن میں ٹریول کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں سے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سفر کے لیے ہم اس فرضی راکٹ کا استعمال کریں گے۔ جب آپ اس یونیورس یا اپنے پہلے آسمان میں ہیں تو آپ اس یونیورس میں اپنے آگے، پیچھے، اوپر، نیچے کہیں بھی جا سکتے ہیں اور کہیں سے بھی انفارمیشن سینڈ یا ریسیو کر سکتے ہیں۔ یہاں تک تو بات سمپل ہے اور ہمیں سمجھ بھی آتی ہے، کیونکہ ہم اپنی کائنات میں دور سے دور ٹریول کر سکتے ہیں اور انفارمیشن کو ریسیو یا سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ پینروز ڈائیگرام ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کسی بھی بلیک ہول میں داخل ہو سکتے ہیں، البتہ پھر ہم اس کائنات کی انفارمیشن کو صرف ریسیو کر پائیں گے، لیکن اس کائنات میں کسی کو کوئی میسج یا انفارمیشن نہیں بھیج پائیں گے۔ ہم یہاں لوگوں کو دیکھ اور سن تو سکتے ہیں، لیکن لوگ نہ تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں، بالکل ایسے جیسے موت کے بعد ہوتا ہے۔ اور یہ ڈائیگرام ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ بلیک ہول میں گرنے کے بعد ہم خود بخود اس سنگولیرٹی میں جا گرتے ہیں اور اس سے بچ نکلنے کا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سنگولیرٹی کا اردو میں ترجمہ وحدانیت ہے؟ گویا جیسے انسان موت کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح بلیک ہول میں جانے کے بعد کوئی بھی چیز چاہتے نہ چاہتے ہوئے سنگولیرٹی میں جا گرتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا بھی تھا کہ سائنس خود موت کے بعد زندگی کو ڈھونڈ نکالے گی؟ یہ پوائنٹ ایونٹ ہورائزن کہلاتا ہے، لیکن اس کو جاننے سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ بلیک ہول سے پہلے کیا ہے۔ پینروز ڈائیگرام اسے بلیک ہول کا پاسٹ کہتی ہے، جس میں موجود چیز اس کائنات اور بلیک ہول میں جا تو سکتی ہے، لیکن کوئی چیز اس کائنات یا بلیک ہول سے واپس اس میں نہیں گر سکتی۔ یہ بلیک ہول کے بالکل اپوزٹ باڈیز ہوتی ہیں جنہیں وائٹ ہولز کہتے ہیں۔ وائٹ ہولز کی مثال عالم ارواح کی مانند ہے، جیسے روحیں عالم ارواح سے اس کائنات میں آتی تو ہیں، زندگی گزارتی ہیں اور موت کی طرف چلی جاتی ہیں، لیکن کوئی روح زندگی اور موت کے سفر کو الٹا طے کر کے واپس پیدائش سے پہلے والے عالم ارواح میں نہیں جا سکتی۔ پینروز ڈائیگرام کے مطابق اس وائٹ ہول سے چیزیں لیفٹ سائڈ پر بھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ لیفٹ سائڈ آخر ہے کیا؟ یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ پینروز ڈائیگرام اسے پیرالل یونیورس کہتی ہے، یعنی ایک اور کائنات یا دوسرا آسمان۔ گویا سائنس خود اب آسمانوں کے کانسیپٹ پر یقین کرنے لگی ہے، یعنی انفارمیشن اور چیزیں اس وائٹ ہول سے دونوں کائنات میں بھیجی جا سکتی ہیں، اور انٹرسٹنگلی یہ دونوں چیزیں اس بلیک ہول میں بھی گر کر آپس میں دوبارہ سے مل سکتی ہیں، یعنی جیسے ایک ہی انسان دو ڈیفرنٹ پیرالل یونیورس میں ایک ہی وقت میں زندہ ہو اور اسے دوسری یونیورس میں موجود اپنی کاپی کی کوئی خبر بھی نہ ہو، پھر وہ دونوں انسان بیک وقت بلیک ہول میں گر پڑیں
और एक दूसरे से मिलकर हैरान रह जाएं कि मैं एक ही वक्त में 2 जगह बिल्कुल आइडेंटिकल ज़िंदगी गुजार रहा था और मुझे अपनी कॉपी की कोई खबर भी ना थी। इसे क्वांटम फिजिक्स की टर्म में क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। यानी अब इस डायग्राम में हमारे पास ब्लैक होल, वाइट होल और 2 यूनिवर्सेस या 2 आसमान मौजूद हैं और इस डायग्राम के तमाम एजेस इन्फिनिटी या फिर सिंगुलैरिटी में जाकर मिलते हैं। पेनरोज डायग्राम में मौजूद ये पॉइंट इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज या वर्म होल कहते हैं और ये एक आसमान से दूसरे आसमान में जाने का रास्ता होगा। गोया ये आसमान का दरवाज़ा होता है जिसके ज़रिए उस आसमान में एंटर हुआ जा सकता है। लेकिन क्या ये डायग्राम हमें 7 आसमानों का पता भी देती है या सिर्फ 2 आसमानों तक ही महदूद है? साइंस के मुताबिक जब बिग बैंग के नतीजे में इस कायनात का वजूद अमल में आया तो उस वक्त न सिर्फ हमारी अपनी कायनात वजूद में आई बल्कि इसके साथ साथ बहुत सी और पैरेलल यूनिवर्सेस भी वजूद में आईं। ये तमाम यूनिवर्सेस अगरचे एक दूसरे से जुदा हैं लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट के ज़रिए ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं और इनमें इंटर यूनिवर्स ट्रैवल भी पॉसिबल है अगर हम उन लॉज ऑफ नेचर को हार्नेस कर लें जिनका मैं ऊपर तज़किरा कर चुका हूँ। इन पैरेलल यूनिवर्सेस की कुल तादाद के बारे में साइंस हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकती, लेकिन साइंस को यह मानने से भी कोई चीज़ नहीं रोकती कि इन पैरेलल यूनिवर्सेस की कुल तादाद 7 हो सकती है। अगर हम इसी पेनरोज डायग्राम की मदद से 7 आसमानों का नक्शा तैयार करें तो वो कुछ यूं होगा, यानी कुरान मजीद में दिए गए 7 आसमानों का नक्शा पेनरोज डायग्राम की मदद से। गोया अब हमने साइंस की रूह से मिराज के सफ़र को काफ़ी हद तक समझ लिया है और साइंस अब इस सफ़र की हकीकत को मानने के लिए तैयार नज़र आती है। उम्मीद है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हम इस सफ़र के बारे में और भी बहुत से राजों से पर्दा उठाते रहेंगे ताकि अल्लाह की तय करदा स्कीम के मुताबिक हम इस्लाम की हक्कानियत से करीब तर होते जाएं और ये सच इस दुनिया के हर मुतनफ़िस पर आश्कारा होकर रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।